अब हम पहुंच गए हैं स्टेप 4 में, जो कि हमारा चौथा फेज है। और स्टेप 4 या फेज 4 जो है, ये बात करता है फेलियर एनालिसिस। दोस्तों, अगर फेलियर एनालिसिस की हम अगर बात करते हैं, तो फेलियर एनालिसिस का हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, पहला जो एलिमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेलियर चेन। यानी कि दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि हमारे 3 क्रिटिकल एलिमेंट होते हैं प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट अपने आप में एक एलिमेंट हो गया, उसके बाद में उसका प्रोसेस स्टेप हो गया, और उसके बाद में हमारा वर्क एलिमेंट हो गया। इसको हमने स्ट्रक्चर एनालिसिस में समझा था, 3 एलिमेंट। तो तीनों एलिमेंट के जो फंक्शंस हैं और उसके जो फेलियर हो जाएंगे, ये जो कंप्लीट चेन बन रहा है, उस चेन को एस्टैब्लिश करना और उसको समझना, ये फेलियर एनालिसिस का एक मेन ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा दोस्तों पोटेंशियल फेलियर इफेक्ट्स, फेलियर मोड एंड फेलियर कॉजेस फॉर ईच प्रोसेस फंक्शन। यानी कि जो भी प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, जिसका एफएम बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट के हर एक प्रोसेस स्टेप्स के लिए क्या क्या फेलियर मोड हो जाएंगे, यानी कैसे कैसे फेल हो सकता है। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था, अगर ड्रिलिंग ऑपरेशन कर रहा हूं मैं, तो ड्रिलिंग में फेलियर मोड क्या हो जाएगा, मेरा होल अंडर साइज हो सकता है, मेरा होल ओवर साइज हो सकता है, होल में बार वगैरह आ सकता है, ये मेरा फेलियर मोड्स हो गया। तो फेलियर मोड्स को आइडेंटिफाई करना और उसके फेलियर के इफेक्ट को आइडेंटिफाई करना कि अगर मोड आ गया यानी कि फेलियर हो गया तो क्या इफेक्ट होगा, और साथ ही साथ अगर ये हो रहा है या हो सकता है तो उसे क्या क्या कारण हो सकता है, यानी कि कॉजेस को आइडेंटिफाई करना। ये भी हमारा दूसरा एक मेन ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। थर्ड ऑब्जेक्टिव हो जाए दोस्तों, जब हम कॉजेस को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, तो कॉजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम फिशबोन डायग्राम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कंप्लीट फेलियर नेटवर्क को एस्टैब्लिश करने के। और दोस्तों, एक बार हमने सारे नेटवर्क को एस्टैब्लिश कर लिया, फेलियर कॉजेस इफेक्ट को समझ लिया, तो हम जान सकते हैं कि फेलियर जो है कहां से होकर कहां मूव करने वाला है, किस प्रोसेस से किस प्रोसेस को मूव करने वाला है। और एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को जब मूव करता है, तो ये सप्लायर और कस्टमर के तरीके से अगर इसको ट्रीट करते हैं, तो एक प्रोसेस जो इनपुट दे रहा है वो हो जाएगा सप्लायर, और जिसको इनपुट जा रहा है वो हो जाएगा कस्टमर। यानी कस्टमर और सप्लायर के रिलेशनशिप को भी हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं, और दोनों के कोलैबोरेशन को हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। साथ साथ दोस्तों, इससे हमारा फेलियर का एनालिसिस करना, उसके डॉक्यूमेंटेशन करना और पीएफएमए के स्टेप्स को भी डॉक्यूमेंट करना एक क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा फेलियर एनालिसिस का। और 6th क्रिटिकल इनपुट है दोस्तों हमारा ऑब्जेक्टिव में, कि जब भी हम फेलियर एनालिसिस करें, तो मेरे प्रोडक्ट का या जिस भी हम आइटम का या प्रोडक्ट का या असेंबली का हम एफएमए कर रहे हैं, उसके हर एक प्रोसेस स्टेप्स को हम कंसिडर करें। टिपिकली हम लोग एफएमए बनाने से पहले प्रोसेस फ्लो डायग्राम बनाते हैं, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो प्रोसेस फ्लो डायग्राम के हर एक स्टेप्स को हम कंसिडर करेंगे फेलियर एनालिसिस। तो दोस्तों, ये कुछ क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे, पर्पस हो जाएंगे, जिसके लिए हमें फेलियर एनालिसिस स्टेप 4 को करने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, जब हम फेलियर एनालिसिस की बात करते हैं, तो उसमें से क्रिटिकल एलिमेंट निकल के आता है फेलियर मोड, यानी कि किस तरीके से ये फेलियर हो सकता है। जिस भी प्रोडक्ट का या जिस भी प्रोडक्ट के प्रोसेस स्टेप्स की हम अगर बात करते हैं, तो कैसे फेलियर हो सकता है, उसके फेलियर मोड को आइडेंटिफाई करना, और उस फेलियर मोड से पर्टेनिंग जो वर्क एलिमेंट है, फेलियर फोकस एलिमेंट है, उनको आइडेंटिफाई करना। फेलियर मोड आइडेंटिफाई करने के बाद हमको साथ साथ ये भी देखना है कि अगर फेलियर होता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, ये भी हमारे लिए क्रिटिकल होता है, उसके इफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना। और अगर ये हो रहा है या हो सकता है, तो उसके कॉजेस को अंडरस्टैंड करना, आइडेंटिफाई करना। कॉजेस जो होते हैं हमारे 6M से पर्टेनिंग हो सकते हैं, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मेजरमेंट और मदर नेचर या एनवायरनमेंट। तो उससे पर्टेनिंग कॉजेस को हमको आइडेंटिफाई करना है। तो दोस्तों, 3 क्रिटिकल एलिमेंट्स यहाँ पर हो गए हैं। फेलियर मोड को आइडेंटिफाई करना, उससे पर्टेनिंग क्या इफेक्ट हो सकता है हर एक स्टेप का, उसको आइडेंटिफाई करना, और इफेक्ट आइडेंटिफाई किया, फेलियर मोड आइडेंटिफाई किया, तो मोड का कॉजेस क्या होगा, कारण क्या होगा। फॉर एग्जांपल, अगर होल अंडर साइज हो रहा है, ड्रिलिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ड्रिलिंग ऑपरेशन में होल अंडर साइज होना या ओवर साइज होना, ये मेरा फेलियर मोड हो जाएगा। अंडर साइज और ओवर साइज अगर हो गया, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, हो सकता है कि असेंबली में फिटमेंट ना हो, लूज फिटमेंट हो जाए, ये हो जाएगा फेलियर इफेक्ट हो जाएगा। अब कॉजेस की अगर बात करते हैं, तो कॉजेस क्या हो सकता है, यानी कि फेलियर मोड जो है, ड्रिल होल अंडर साइज हो रहा है, क्यों हो सकता है ना, उसका जो ड्रिल बिट है वो, उसका टिप जो है वो वेयर आउट हो गया है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, स्टाम्पिंग में हम पियर्सिंग कर रहे हैं, तो
पियर्सिंग ऑपरेशन में मेरे रिक्वायरमेंट है एक पर्टिकुलर होल जो है उसका कुछ डाया जो है वो आना चाहिए। अब डाया जो है अंडरसाइज हो गया, वो मेरा फेलियर मोड हो गया, ठीक है ना। उसका इफेक्ट क्या होगा, अगर होल डाया अंडरसाइज हो गया और वो होल जो है अगले ऑपरेशन में वो लोकेशन के तौर पे काम करता है, यानी कि लोकेटिंग पिन में उसको लोकेट करना पड़ता है, तो लोकेटिंग पिन में लोकेट नहीं होगा, वो उसका इफेक्ट हो गया। या असेंबली में वो असेंबल नहीं हो पाएगा, वो उसका इफेक्ट हो गया। अब उसे कॉजेस क्या हो सकते हैं, द पियर्सिंग का जो पंच है, पंच वियर आउट हो गया है, ये हो जाएगा उसका फेलियर का कॉज। तो दोस्तों जब हम फेलियर एनालिसिस करने की बात करते हैं तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का आपको ख्याल रखना है कि हम जब फेलियर का इफेक्ट की बात करते हैं तो कहां कहां के इफेक्ट को कंसीडरेशन करना है। तो दोस्तों ये क्रिटिकल एलिमेंट जो है ये पहले वाले हमारे पुराने वर्जन में भी हम इसको यूज करते थे, लेकिन इसमें कुछ नया एडिशन किया गया है। पहला जो क्रिटिकल एलिमेंट है दोस्तों कि जब भी हम फेलियर का इफेक्ट को आइडेंटिफाई करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात किया था ड्रिल होल, यानी कि ड्रिलिंग में होल जो है अंडरसाइड हो गया। अब अंडरसाइड जो हो गया उसका इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट जो है मुझे वो अगले ऑपरेशन में क्या होगा मुझे वो देखना है। इसके अलावा उसके अगले ऑपरेशन में क्या होगा, फाइनल असेंबली में क्या होगा, मेरे कस्टमर में यानी कि जहां पर मैं डिस्पैच कर रहा हूं उस कस्टमर को क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। और फाइनली मेरा जो एंड यूजर है जिस गाड़ी में असेंबल किया जाएगा, अगर मैं बात करूं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए तो हम टिपिकली कार मैन्युफैक्चरिंग ट्रक मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, है ना। तो उसमें अगर असेंबल किया जाएगा तो गाड़ी ड्राइवर चलाएगा, जो बायर रहेगा एंड यूजर रहेगा, उसको क्या इंपैक्ट पड़ सकता है होल अंडरसाइज होने से, है ना। और इसमें हमको ये भी ध्यान रखना है, यानी कि नेक्स्ट ऑपरेशन तो हो गया, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन तो हो गया, प्लस हमको ये भी देखना है कि इंपैक्ट जो है शॉर्ट टर्म का इंपैक्ट ही नहीं लॉन्ग टर्म का इंपैक्ट भी देखना है। तो दोस्तों इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल एक फोर्जिंग ऑपरेशन में आप कोई ऑपरेशन कर रहे हैं और ऑपरेशन करने के बाद में आप हीट ट्रीटमेंट करते हैं। तो हीट ट्रीटमेंट करने का पर्पस होता है एक पर्टिकुलर लेवल का हार्डनेस वैल्यू को अचीव करना या केस डेप्थ को अचीव करना। तो दोस्तों हम जो हार्डनिंग वगैरह करते हैं, हार्डनिंग का इंपैक्ट इमीडिएटली नहीं होगा, असेंबली करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, गाड़ी को चलाते समय भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन फील्ड में भी तुरंत प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर पर्टिकुलर लेवल का हार्डनेस अगर नहीं रहेगा तो हो सकता है कि लॉन्ग रन में 2 साल के बाद में, 4 साल के बाद में, 5 साल के बाद में उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है। यानी कि मैं जब फेलियर इफेक्ट की बात करूंगा तो सिर्फ शॉर्ट टर्म का नहीं, जो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है, अगर 10 साल 15 साल या अगर 10 लाख साइकिल 15 लाख साइकिल जो भी आपने टाइम फ्रेम दिया हुआ है या कस्टमर ने जो भी पार्ट की जो लाइफ मांगी हुई है उस समय तक का हमको इफेक्ट कंसीडर करना है। तो दोस्तों ये बहुत ही क्रिटिकल रहता है, क्योंकि जब हम सिविरिटी का रेटिंग वगैरह देते हैं तो इम्पैक्ट को हम कंसीडर करते हैं, और अगर आप सिर्फ और सिर्फ इमीडिएट इम्पैक्ट कंसीडर करेंगे तो हो सकता है कि सिविरिटी आपकी उतनी हाई ना आए जितना कि एक्चुअल में हो सकता है। तो कहने का दोस्तों जब फेलियर इफेक्ट का आप डिस्कशन करें टीम में, तब आप वर्स्ट केस सिनारियो को लेके चलें और उसके लाइफ टाइम को कंसीडर करें। प्लस आपको दोस्तों नेक्स्ट ऑपरेशन सब्सिक्वेंट ऑपरेशन हमने डिस्कशन कर लिया, एक्सटर्नल कस्टमर, लेजिस्लेटिव बॉडी, प्रोडक्ट एंड यूजर, हमको सबको कंसीडर करना है। ऐसा तो नहीं है कुछ इफेक्ट जो कि हमारे किसी लीगल चीजों को हम नॉन कॉम्प्लायंसेस करेंगे, मे बी लोकल बॉडी का या हमारे मे बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या जिस कंट्री में हम ऑपरेट कर रहे हैं उस कंट्री का कुछ लॉ जो है वो नॉन कॉम्प्लायंस करेगा, या कोई अगर ग्लोबल लॉ है या कोई एक्ट है जो कि आपको कंप्लाई करना चाहिए था, उसके वजह से, उस फेलियर के वजह से, उस इफेक्ट की वजह से वो आप नॉन कॉम्प्लायंसेस करेंगे। तो आपको इनको भी ध्यान में रखना है। आगे में दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इफेक्ट होगा, इफेक्ट में आपको योर प्लांट यानी कि आपके प्लांट में, शिप टू प्लांट और उसके बाद में एंड यूजर, तीनों को कंसीडर करना है। यानी कि इफेक्ट में हो सकता है कि अगर प्रॉब्लम आई किसी पार्ट में, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, समझो कि आप एक ड्रिलिंग ऑपरेशन कर रहे हैं और ड्रिलिंग में अगर होल्ड आया जो है ओवरसाइज हो गया, तो योर प्लांट में यानी कि आपके प्लांट में जहां पर ये मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, जहां पर आप ये एफएमए कर रहे हैं, वहां पर इस पार्ट को स्क्रैप करना पड़ सकता है। हो सकता है कि शिप टू प्लांट में अगर कोई प्रॉब्लम आई तो आपके कस्टमर के यहाँ पर सॉर्टिंग करना पड़ता है, सेग्रीगेशन करना पड़ सकता है, थोक पीट करके कुछ असेंबली करना पड़ सकता है, और
एंड यूजर को यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट खरीदने वाला, अगर मैं गाड़ी की बात करूं तो कार को जो बाय करता है शोरूम से, हम और आप जैसे लोग, है ना, उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? उनको हो सकता है उनको फील में उनको कुछ आवाज सुनाई पड़े, कुछ स्मेल वगैरह, कुछ बदबू वगैरह है ना, ये सारे इफेक्ट हो सकते हैं इंडिविजुअल एलिमेंट्स। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये तीन जो एलिमेंट है, ये नया एलिमेंट है, नया एडिशन है ना, इसको आप कंसिडर करना है कि जब भी हम फेलियर एनालिसिस करें और फेलियर के इफेक्ट की बात करें तो आपको योर प्लांट यानी कि आपके प्लांट का फेलियर, शिप टू प्लांट जहां पर आप पार्ट को भेजने वाले हैं, अगर आप टीयर 2 हैं तो टीयर 1 आपका शिप टू प्लांट हो जाएगा। अगर आप टीयर 1 है तो आपका जो ओईएम है वो आपका शिप टू प्लांट हो जाएगा, ठीक है ना। और एंड यूजर, दोस्तों एंड यूजर तो फाइनल प्रोडक्ट का यूजर ही रहेगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। यानी कि जो गाड़ी खरीद के चलाने वाला है, हम और आप जैसे लोग, वो एंड यूजर है। आइए दोस्तों हम समझते हैं कि जब हम कस्टमर्स की बात करते हैं, यानी कि जो कस्टमर्स हैं वो इम्पैक्ट होंगे फेलियर मोड से, उसके इफेक्ट से, तो हमें किन किन कस्टमर्स को कवर करना है इसमें, ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों जब हम कस्टमर्स की बात करते हैं एफएमए के प्रोसेस में, तो काफी सारे लोग जो हैं, काफी सारी बॉडीज हैं, एंटिटीज है, जिन्हें के हमें कवर करने चाहिए जब हम कस्टमर के तौर पर उन्हें ट्रीट करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो सप्लाई चेन है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, यानी कि मेरा जो सप्लायर हो गया, हमारा ऑर्गेनाइजेशन जहां पर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, और हमारा कस्टमर, ये एक सप्लाई चेन के तौर पर काम करता है। और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जहां पर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोसेस स्टेप्स होते रहते हैं, और विद इन दोज प्रोसेसेस हमारे बहुत सारे एक्टिविटीज होते रहते हैं। वो सारे प्रोसेस जो इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ में, वो सप्लायर और कस्टमर के रिलेशनशिप से बंधे हुए रहते हैं। यानी कि एक ऑपरेशन जब अपना कुछ वैल्यू एडिशन करने के बाद में नेक्स्ट ऑपरेशन को प्रोडक्ट फॉरवर्ड कर रहा है, तो एज ए सप्लायर के तौर पर अगले ऑपरेशन को एज ए कस्टमर के तौर पर उनको प्रोडक्ट फॉरवर्ड करके हैंड ओवर कर रहा है। तो दोस्तों अगर टिपिकल तौर पर अगर बात करें तो हमारा सप्लाई चेन मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, वो भी हमारे कस्टमर्स होते हैं। जिस ओईएम को आप प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, वहां पर जो असेंबली लाइन है, वो भी आपका कस्टमर हो गया। वो एंड यूजर जो फाइनल प्रोडक्ट को खरीद रहा है, वो भी आपका कस्टमर हो गया। और जो रेगुलेटर्स हैं, जिनकी निगाह रहती है कि आप कैसे काम कर रहे हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, काम को आप एथिकल तरीके से, जो भी लीगल कंप्लायंसेस हैं उसको फॉलो करते हुए कर रहे हैं, वो सारे रेगुलेटर्स जो हैं वो भी आपके लिए एक तरीके से कस्टमर्स के तौर पे रहते हैं। तो दोस्तों आपको इन सभी को एज ए कस्टमर ट्रीट करना है और उनके रिक्वायरमेंट्स को आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों हम समझते हैं कि जब हम पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑफ फेलियर की बात करते हैं तो हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों पहला इनपुट तो ये है कि जब भी आप फेलियर इफेक्ट की आप कंसिडरेशन करें, तो आपको ये सोचना है कि जिस ऑपरेशन का हम कंसिडर कर रहे हैं फेलियर इफेक्ट, उसका डाउनस्ट्रीम प्रोसेस का मतलब हो गया अगला प्रोसेस। अगर आप ड्रिलिंग कर रहे हैं तो ड्रिलिंग करने के बाद में अगर आपका फर्दर बोरिंग ऑपरेशन हो रहा है, तो बोरिंग ऑपरेशन डाउनस्ट्रीम प्रोसेस हो गया। अगर आप फोर्जिंग कर रहे हैं और फोर्जिंग करने के बाद में अगर हीट ट्रीटमेंट कर रहे हैं नेक्स्ट प्रोसेस, तो हीट ट्रीटमेंट जो हो जाएगा वो आपका डाउनस्ट्रीम प्रोसेस हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आपको ये देखना है कि मेरा जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेस है या जो अगला प्रोसेस है, क्या वहां पर जो ऑपरेटर काम करेगा, क्या उसको इस फेलियर से कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। अब इम्पैक्ट में क्या क्या हो सकता है, उसमें भी कुछ सवाल आपको पूछने हैं, जैसे कि क्या उसको पार्ट को प्रोसेसिंग करने में दिक्कत हो सकती है, क्या उसको पार्ट को असेंबली करने में दिक्कत हो सकती है, क्या वहां पर टूल का वेयर आउट एक्सेसिव तो नहीं हो जाएगा, क्या वहां पर अनसेफ ऑपरेशन तो नहीं हो जाएगा, क्या वहां पर इक्विपमेंट कोई खतरा तो नहीं हो जाएगा, इक्विपमेंट माल फंक्शन तो नहीं हो सकता है इस फेलियर के इफेक्ट की वजह से। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ सवाल पूछने हैं कि क्या मुझे डाउनस्ट्रीम ऑपरेशंस के इस तरह के इम्पैक्ट कंसीडर करने हैं, आपको टीम में डिस्कशन। और दोस्तों साथ ही साथ आपको एंड यूजर के बारे में भी ख्याल रखना है कि क्या मेरे एंड यूजर को कोई पोटेंशियल इम्पैक्ट हो सकता है। अब एंड यूजर यानी कि जो भी फाइनल प्रोडक्ट को खरीद रहा है अपने इस्तेमाल के लिए, अगर आप व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप पार्ट अगर सप्लाई कर रहे हैं, तो गाड़ी का जो ओनर है वो हमारा एंड यूजर हो जाएगा। तो आपको देखना है क्या मेरे एंड यूजर कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। अब एंड यूजर को क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या उसको कोई नॉइज की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, क्या उसको कोई कंफर्ट की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, क्या उसको ड्राइव करने में अनसेफ तो नहीं हो जाएगा,
क्या गाड़ी को कंट्रोल करने में उसको प्रॉब्लम तो नहीं होगा? क्या गाड़ी के लुक एंड फील में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? कहीं से वाटर लीकेज तो नहीं होगा? कहीं पर कूलेंट का लीकेज तो नहीं हो जाएगा? कहीं से कुछ बदबू तो नहीं आएगी, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों ये सारे सवाल हैं जो कि आपको पूछने हैं और कंसिडर करना है जब भी आप पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ फेलियर कंसिडर करें एंड यूजर के लिए। तो अगला सवाल जो आपको डिस्कशन करना है टीम में दोस्तों, कि क्या हो सकता है अगर ये इफेक्ट जो है एंड यूजर को मिलने से पहले डिटेक्ट हो गया, तो क्या उसका इफेक्ट होगा और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये देखना है कि एंड यूजर जो कि गाड़ी खरीदेगा उसके पहले मतलब आपका जो कस्टमर हो गया जो कि गाड़ी में उस पार्ट को असेंबली करने वाला है। अगर आप टियर 1 सप्लायर हैं तो जो आपका ओईएम कस्टमर हो गया, महिंद्रा हो गया, टाटा मोटर हो गया, मारुति हो गया, किया हो गया, वगैरह वगैरह, जो भी आपके कस्टमर्स हो गए, क्या वहां पर लाइन में शट डाउन तो नहीं हो जाएगा लाइन? क्या वहां पर डिस्पैच होल्ड अप तो नहीं हो जाएगा? क्या वहां पर 100% सेग्रीगेशन तो नहीं करना पड़ जाएगा? क्या वहां पर लाइन की जो स्पीड है, जो साइकिल टाइम निकल के आनी चाहिए प्रोडक्ट का, वो तो नहीं हैम्पर करेगा? प्रोडक्टिविटी डाउन तो नहीं हो जाएगी? क्या वहां पर इसको मैनेज करने के लिए एक्स्ट्रा मैन पावर तो नहीं लगाना पड़ जाएगा? तो दोस्तों ये सारे सवाल पूछने हैं आपको कि क्या मेरे कस्टमर्स को इस तरीके से कुछ इंपैक्ट तो नहीं होने वाला। आइए दोस्तों हम जानते हैं कि जब हम फेलियर मोड की बात करते हैं तो फेलियर मोड में किस किस तरह के फेलियर मोड हो सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं ताकि आप समझ सकें और जब भी आप एफएमई बनाएं तो आप सिमिलर तरीके से सही तरीके के फेलियर मोड को आप लिख पाएं। तो दोस्तों जब हम फेलियर मोड की बात करते हैं तो इसमें काफी सारे कैटेगरीज बनते हैं, और अगर कैटेगरी को मैं अगर बात करूं क्रिटिकल लेवल से, तो ब्रॉड लेवल में बता सकता हूं कि सबसे क्रिटिकल लेवल हो सकता है फेलियर मोड का कि जो प्रोडक्ट का जो मेन ऑपरेशन है, मेन फंक्शंस है, वो फंक्शन ही नहीं हो, ऑपरेशन नॉट परफॉर्म। या अगला लेवल हो सकता है कि ऑपरेशन तो परफॉर्म हो रहा है लेकिन पार्शियल लेवल में ऑपरेट कर रहा है, या डिग्रेडेशन ऑफ प्रोसेस फंक्शन, यानी कि फंक्शन तो कर रहा है लेकिन डिक्रीज लेवल में कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आप ब्रेक में आप ब्रेक को दबा रहे हैं तो ब्रेक जितनी तेजी से रुकनी चाहिए, गाड़ी रुकनी चाहिए, उतनी तेजी से न रुक के वो थोड़ा सा आगे की तरफ जा रहा है और उसके बाद में रुक रहा है, यानी कि फंक्शन कर तो रहा है लेकिन डिग्रेड लेवल में कर रहा है। आप जो हॉर्न बजा रहे हैं तो हॉर्न में जो आवाज निकल के आनी चाहिए या जितनी प्रेशर में हॉर्न बजना चाहिए एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, या आवाज जो है उतनी तेज नहीं आ रही है, यानी फंक्शन तो कर रहा है लेकिन डिग्रेड लेवल में कर रहा है। और लॉस ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा? अगर आप ब्रेक दबा रहे हैं तो ब्रेक काम ही नहीं कर रहा है, या आप हॉर्न दबा रहे हैं तो हॉर्न बज ही नहीं रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज आप गियर चेंज कर रहे हैं, गियर चेंज ही नहीं हो रहा है, लॉस ऑफ फंक्शन हो गया। गियर चेंज हो रहा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, तो क्या हो रहा है? डिग्रेडेशन हो रहा है। या दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि अनस्टेबल ऑपरेशन हो रहा हो, या जो पार्ट इंस्टॉल करना है उसमें रॉन्ग पार्ट इंस्टॉल किया जा रहा हो, या जिस तेजी से आप ऑपरेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतनी तेजी से ना होके स्लो हो रहा हो, तो इस तरीके से दोस्तों फेलियर मोड हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ और टिपिकल फेलियर मोड हो सकते हैं, जैसे कि डर्टी सरफेस का होना, सरफेस फिनिश स्मूथ नहीं होना, कनेक्टर फुली सील्ड नहीं हुआ है, ओके पार्ट को पास करने की जगह में रॉन्ग पार्ट को पास कर दिया गया, या इंस्पेक्शन का बाईपास होना, लेबल मिसिंग होना, बार कोड को पढ़ने में दिक्कत होना, यानी कि बार कोड नॉट रीडेबल, या लोकेशन में जो चाहिए डेप्थ कम हो गई, डेप्थ ज्यादा हो गई, या मिसिंग होना। दोस्तों ये कुछ एग्जांपल हो गए टिपिकल फेलियर मोड के। दोस्तों हमने फेलियर मोड को समझ लिया, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फेलियर कॉजेस के बारे में। तो दोस्तों जब भी फेलियर मोड होता है, यानी कोई भी अगर फेलियर होता है तो उसका इफेक्ट होगा, और फेलियर अगर हो रहा है तो उसके कॉजेस भी हो सकते हैं। जब हम कॉजेस की बात करते हैं दोस्तों, तो कॉजेस में हम जानते हैं कि टिपिकली हम लोग फिशबोन डायग्राम बनाते हैं, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाते हैं फेलियर के कॉजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, जिसे कि हम फोरम डायग्राम के तौर पर भी इंडस्ट्री में जानते हैं, यानी कि इसमें कि मैन, मशीन, मटेरियल और मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे काफी सारी जगहों में 6M का भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मेजरमेंट और मदर नेचर या एनवायरनमेंट, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में 4M से काम चल जाता है। तो आपके जो प्रॉब्लम निकल के आने वाली है फेलियर कॉजेस में, मैन में हो सकता है। मैन में क्या हो सकता है? तो दोस्तों मैन में भी बहुत सारे तरह के लोग हो सकते हैं कि आपका जो ऑपरेटर है उसका प्रॉब्लम हो सकता है, सेटअप ऑपरेटर है उसका प्रॉब्लम हो सकता है, सुपरवाइजर का प्रॉब्लम हो सकता है, मेंटेनेंस के
टेक्नीशियन उसका प्रॉब्लम हो सकता है, टूल रूम का टेक्नीशियन उसका प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैन में भी अलग अलग प्रॉब्लम हो सकते हैं, मशीन में भी बहुत तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपके रोबोट के प्रॉब्लम हो सकते हैं, जिग फिक्सर का प्रॉब्लम हो सकता है, टूल प्रॉब्लम हो सकता है, डाई का प्रॉब्लम हो सकता है, मोल्ड का प्रॉब्लम हो सकता है। ये सारे के सारे मशीन या इक्विपमेंट में कन्वर्ट किए जाते हैं। और दोस्तों जब मटेरियल की बात करते हैं तो मटेरियल में आपको इनडायरेक्ट मटेरियल लेना है। हमने कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी देख लिए हैं, जैसे कि आप नट का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्लक्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रीस का इस्तेमाल कर रहे हैं, बेरिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, मशीन ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, कूलेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारे जो हैं आपके इनडायरेक्ट मटेरियल हो गए, ये भी कॉजेस आपके फेलियर के हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एनवायरनमेंट में भी काफी सारे तरह के कॉजेस हो सकते हैं, जैसे कि लक्स लेवल या लाइट का जो इंटेंसिटी है सही ना होना, डस्ट लेवल हाई होना, ह्यूमिडिटी का हाई या लो होना, या नॉइज और वाइब्रेशन का होना। तो ये भी कॉजेस आपके हो सकते हैं फेलियर के। तो दोस्तों सही कॉजेस को आइडेंटिफाई करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सही कॉजेस को जब आप अपने में लिखेंगे तो जब भी आपका फेलियर होता है या प्रोएक्टिवली पहले से ही उन कॉजेस को एलिमिनेट करने के लिए आप एक्शन लेंगे और वो कंट्रोल करने के लिए भी आप कंट्रोल प्लान में रिक्विजिट एलिमेंट को आप ऐड करेंगे ताकि वो प्रोसेस में कंट्रोल हो। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हम समझते हैं विजुअलाइजेशन ऑफ फंक्शन एनालिसिस। यानी कि हमने दोस्तों पहले एग्जांपल देखा था, समझा था कि इलेक्ट्रिकल मोटर असेंबली लाइन में फंक्शन एनालिसिस कैसे करना है। हमने देखा था कि इलेक्ट्रिकल मोटर जो सब फंक्शन कैसे लिखते हैं, उसके बाद उसके मल्टीपल ऑपरेशन में ऑपरेशन 10, 20, 30 उसके फंक्शन कैसे लिखना है, और उसके बाद में जो 4A में एलिमेंट होते हैं जिसमें कि अगेन मैन मशीन मटेरियल मेथड वगैरह आता है, उनको कैसे लिखना है। ठीक है ना। तो हमने फंक्शन एनालिसिस समझ लिया था। जब हम फेलियर एनालिसिस की बात करते हैं दोस्तों, उसी तरीके से फेलियर एनालिसिस में भी मुझे हर एक प्रोसेस फंक्शन का फेलियर लिखना है। एक एग्जांपल लेके उसको समझते हैं कैसे मुझे लिखना है। तो दोस्तों उसी तरीके से मुझे हर एक प्रोसेस फंक्शन का फेलियर लिखना है। एग्जांपल के तौर पर दोस्तों मेरा प्रेस मशीन जो है ये मशीन हो गया, वर्क एलिमेंट में मैंने मशीन लिया हुआ है, प्रेस मशीन है ना, और इसका प्रोसेस फंक्शन है मशीन हैज टू प्रेस इन द सिंटर्ड बेरिंग इनटू पोल हाउसिंग सीट until the defined axial position। ये इसका फंक्शन हो गया जो हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है ना। यानी कि मशीन को क्या करना है, सिंटर्ड बेरिंग को प्रेस करना है एक्सियल पोजीशन जो डिफाइंड है वहां पर पहुंचने तक, है ना। अब इसमें फेलियर क्या हो सकता है ना, इसमें फेलियर हो सकता है मशीन स्टॉप्स बिफोर रीचिंग फाइनल पोजीशन। जो एक्सियल पोजीशन पहुंचना चाहिए वहां पहुंचे बिना उसके पहले ही मशीन प्रेस मशीन जो है रुक गया, ये क्या हो गया उसका फेलियर। तो दोस्तों इस तरीके से मुझे हर एक प्रोसेस फंक्शन का फेलियर लिखना है। आज तो सब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अब इसको एक्चुअल में फॉर्म में, यानी कि हमारा एफएमए का जो फॉर्मेट है उसमें कैसे भरना है। तो दोस्तों हमारे फेलियर एनालिसिस के फॉर्मेट में हमें फेलियर का इफेक्ट लिखना है, जिसे कि शॉर्ट में हमने एफई कहा है। फेलियर मोड ऑफ द फोकस एलिमेंट लिखना है, क्या फेलियर मोड रहेगा, और उसके कॉजेस भी हमको लिखने हैं। फेलियर इफेक्ट जब लिखना है हमें दोस्तों, तो फेलियर का इफेक्ट मुझे हमारे प्लांट में जहां पर मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है या जहां पर एफएमए किया जा रहा है वहां पर हमको उसका फेलियर इफेक्ट लिखना है। शिप टू प्लांट में या जहां पर मैं डिस्पैच कर रहा हूं, मेरा जो कस्टमर है उसके लिए मैं लिखूंगा क्या इफेक्ट होगा वहां पे, और अल्टीमेटली मेरा जो एंड यूजर है उसका भी मुझे फेलियर का इफेक्ट लिखना है। तो ये जो तीन है दोस्तों रेड कलर से हाईलाइट किया हमने, ये तीनों के तीनों रिकमेंडेशन है नए गाइडलाइन का, आपको इनको तीनों को मॉनिटरली कवर करना ही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये रिकमेंडेशन भी है कि आपको ये सारे इनपुट जो है, जो कि आपको कस्टमर से लेना है या एंड यूजर से, आपको कलेक्ट करना है इंफॉर्मेशन। यानी कि जब इंफॉर्मेशन आपके पास में हो तब आपको लिखना है, अगर नहीं इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो फिर कैसे लिखेंगे, है ना, फिर आप उसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस में जितने भी देखे हैं, हमें मोस्ट ऑफ द केसेस में फेलियर के जो इम्पैक्ट रहते हैं हमको पता होता है, तो हमारे लिए लिखना ये जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं योर प्लांट में, यानी कि हमारे प्लांट में क्या फेलियर इफेक्ट हो सकता है। क्लियरेंस टू स्मॉल टू असेंबल शाफ्ट विदाउट पोटेंशियल डैमेज, यानी कि हमारे प्लांट में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, जहां पर कि मैं मोटर असेंबली कर रहा हूं, यहां पर मेरा प्रॉब्लम हो सकता है कि क्लियरेंस अगर कम हो गया तो मुझे शाफ्ट को असेंबली करने में प्रॉब्लम होगी, या हो सकता है कि क्लियरेंस कम होने की वजह से मुझे थोड़ा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, तो शाफ्ट डैमेज हो सकता है। तो ये मेरे प्लांट में
प्रॉब्लम हो सकता है। शिप टू प्लांट में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या इफेक्ट हो सकता है फेलियर का? असेंबली ऑफ मोटर टू व्हीकल डोर रिक्वायर्स एडिशनल इंसर्शन फोर्स विद पोटेंशियल डैमेज। यानी कि जहां पर मेरे ओईएम में जहां पर मैं मोटर का सप्लाई करूंगा, वहां पर डोर असेंबली करते समय में अगर प्रॉब्लम रहा पार्ट में, तो हो सकता है कि एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़े, और एक्स्ट्रा फोर्स लगाने में असेंबली करते समय पोटेंशियल डैमेज हो सकता है। और एंड यूजर को, यानी कि जो गाड़ी चलाएगा चालक को, उसको प्रॉब्लम क्या हो सकती है? कंफर्ट क्लोजिंग टाइम टू लॉन्ग। यानी कि डोर क्लोजिंग करते समय जब उसने बटन प्रेस किया तो डोर जो है, डोर का जो ग्लास है ऊपर जाएगा नीचे आएगा, उसमें जो टाइम लगने वाला है उसमें देरी होगा। तो अगर देरी होगा तो ड्राइवर जो है या जो एंड यूजर है वो इरिटेट होगा, है ना, तो उसको डिस्कम्फर्ट होगा, यानी कि कंफर्ट क्लोजिंग टाइम टू लॉन्ग, उसको टाइम ज्यादा लगेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि हमने जो एग्जांपल लिया, फेलियर इफेक्ट जो है हमारे तीनों लेवल में मुझे लिखना है, हमारे प्लांट में, शिप टू प्लांट में और एंड यूजर में। ये नई रिक्वायरमेंट है, हमें ये सारे के सारे कवर। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, कॉलम जो है फेलियर मोड ऑफ द फोकस एलिमेंट। यानी कि पहले कॉलम में दोस्तों फेलियर इफेक्ट लिखा हुआ है, उसके बाद में फेलियर मोड लिखा हुआ है, जो कि हम पुराने वाले वर्जन में पहले फेलियर मोड लिखते थे, उसके बाद हम इफेक्ट लिखते थे। तो दोस्तों यहाँ पर भी रिकमेंडेशन है, आप चाहें, जो कि आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा, आप पहले फेलियर मोड लिख लें, उसके बाद में आप इफेक्ट लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों फेलियर मोड क्या हो गया यहाँ पर? एक्सियल पोजीशन ऑफ सिंटर्ड बेरिंग इज नॉट रीच्ड, है ना, जो कि हमारा थर्ड ऑपरेशन था। हमने देखा था थर्ड ऑपरेशन में हमारा जो फेलियर मोड है वो है कि एक्सियल पोजीशन जो है सिंटर्ड बेरिंग का वो पहुंचेगा नहीं। यानी कि जब मैं प्रेस कर रहा हूं प्रेस मशीन में, वो जो बेरिंग है प्रेस होना चाहिए, जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक नहीं पहुंचा और उसके पहले रुक गया, यानी कि एक्सियल पोजीशन जो है अचीव नहीं हुआ। तो उसका इंपैक्ट क्या होगा? ये फेलियर मोड का इंपैक्ट जो है यहाँ लिखा गया है ना, यानी कि फॉर्मेट में यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया गया है, इसको बाद में कर दिया है और इसको पहले कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले इस कॉलम को भर ले, उसके बाद में आप फेलियर इफेक्ट्स को लिख लें। तो दोस्तों हमने फेलियर मोड भर लिया, उसके बाद हमने इफेक्ट्स को भर लिया, इफेक्ट्स में हमने हमारे प्लांट का, शिप टू प्लांट का और एंड यूजर का आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे? फेलियर कॉजेस को आइडेंटिफाई करेंगे। और फेलियर कॉजेस दोस्तों ये भी मुझे अलग अलग कॉजेस लिखने हैं, मैन में, मशीन में, इनडायरेक्ट मटेरियल में और एनवायरनमेंट में, जो भी उनसे पर्टेनिंग मेरे कॉजेस रहेंगे मुझे सारे लिखने हैं। मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर सिर्फ एक लिखा है। कॉज क्या है? एक्सियल पोजीशन नहीं पहुंचने का, मशीन स्टॉप बिफोर रीचिंग फाइनल पोजीशन। मशीन अगर फाइनल पोजीशन में पहुंचने से पहले अगर रुक गया तब ये फेलियर मोड होगा, और उसका इफेक्ट ये हो सकता है हमारे प्लांट में, शिप टू प्लांट में और एंड यूजर। ठीक है ना, ये कॉजेस हो गए। और दोस्तों एक प्रॉब्लम के मल्टीपल कॉजेस भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल दिया हुआ है, हो सकता है कि आपको यहाँ पर 2, 3, 4 लिखने पड़े। अगर आपके केस में मल्टीपल कॉजेस अप्लाई करते हैं, जो कि होगा, है ना, तो उसको लिख लें।